हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमने स्टार्ट की हुई है। अब हम उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को कंडक्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट के साथ। ये सेक्शन इलास्टिसिटी के टाइप्स को इंट्रोड्यूस करता है, जो डिमांड एनालिसिस का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। इलास्टिसिटी डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करती है और इसके डिफरेंट टाइप्स बिजनेस डिसीजंस के लिए ज़रूरी इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करती है जब प्राइस, इनकम या दूसरे फैक्टर्स में चेंज होता है। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट फॉर्म्स को समझने में मदद करता है कि कंज्यूमर्स का बिहेवियर एक्सटर्नल चेंजेस के रिस्पॉन्सेस में कैसे शिफ्ट होता है, जो प्राइसिंग और स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए फाउंडेशनल है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक स्पेसिफिक टाइप है जो प्राइस चेंजेस के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांडेड के सेंसिटिविटी को एनालाइज करती है। ये फर्म्स के प्राइसिंग डिसीजंस के लिए की मैट्रिक है। प्राइस इलास्टिसिटी क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्सिवनेस को प्राइस चेंजेस के अगेंस्ट मेजर करती है। ये बताती है कि प्राइस में छोटा चेंज डिमांड को कितना अफेक्ट करता है, जो रेवेन्यू और मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए बहुत क्रिटिकल है। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मैथमेटिकल अप्रोच परसेंटेज चेंजेस के थ्रू रिस्पॉन्सिवनेस को क्वांटिफाई करती है, इंश्योरिंग प्राइस एनालिसिस और प्राइस डिमांड डायनामिक्स। अब आगे आता है हमारा नाइन्थ पीपीटी यानी इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड एक और टाइप है जो इनकम चेंजेस के रिस्पॉन्स में डिमांड के सेंसिटिविटी को मेजर करती है। ये कंज्यूमर परचेजिंग पावर के इम्पैक्ट को एनालाइज करती है। अगर हम डिटेल में चले, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस को इनकम चेंजेस के अगेंस्ट मेजर करती है। ये बताती है कि जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है या घटता है तो डिमांड कैसे रिएक्ट करती है, जो गुड्स के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये परसेंटेज चेंजेस का रेशियो यूज़ करती है ताकि इनकम के वेरिएशंस के डिमांड पे इम्पैक्ट को मैथमेटिकली कैप्चर किया जा सके। अब आगे चलते हैं। तीसरी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तीसरा टाइप है जो एक गुड के डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस को दूसरे गुड के प्राइस चेंजेस के अगेंस्ट मेजर करती है। ये गुड्स के इंटर रिलेशनशिप को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रॉस इलास्टिसिटी एक गुड के डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस को दूसरे गुड के प्राइस चेंजेस के रिस्पॉन्स में मेजर करती है। ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डायनामिक्स को हाईलाइट करती है, जो मार्केट स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है जी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। ये परसेंटेज चेंजेस के थ्रू गुड्स के बीच डिमांड रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करती है, इनेबलिंग प्रिसाइज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की, यानी ये इसका ही पार्ट है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के स्पेसिफिक डिमांड डायनामिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये गुड्स के इंटरडिपेंडेंसीज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के बीच क्रॉस इलास्टिसिटी टिपिकली नेगेटिव होती है। इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज दूसरे गुड के डिमांड को अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करता है। क्रॉस इलास्टिसिटी एक प्रोडक्ट के क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्सिवनेस को दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस चेंजेस के अगेंस्ट मेजर करती है। ये गुड्स के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को क्वांटिफाई करती है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो टिपिकली एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं या एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। इनका जॉइंट कंजम्पशन क्रॉस इलास्टिसिटी के बिहेवियर को डिफाइन करता है। जब एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के डिमांड घटने की टेंडेंसी होती है और वाइस वर्सा। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के इंटरडिपेंडेंट नेचर को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एक गुड के क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्सिवनेस को दूसरे गुड के प्राइस चेंज के अगेंस्ट मेजर करती है। समझ आ गया? ये गुड्स के डिमांड के इंटरकनेक्टेडनेस को चीज़ एनालाइज करती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर मैं एक बार फिर भी कहूँ, वो होते हैं जो टिपिकली एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे कॉफ़ी और शुगर लगा लो, या कार्स और गैसोलीन।
ये गुड्स का जॉइंट यूसेज क्रॉस इलास्टिसिटी के नेगेटिव साइन को ड्राइव करता है। जब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज होता है तो ये दूसरे गुड के डिमांड को अफेक्ट करता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को ये चीज़ समझाती है, हाईलाइट करती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होने की एक्सपेक्टेशन होती है। इसका मतलब है कि एक गुड के प्राइस इंक्रीज से दूसरे गुड का डिमांड घटेगा। ठीक है, इसका रीज़न है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में इंक्रीज से दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीजेस होते हैं। ये जॉइंट कंजम्पशन के नेगेटिव कोरिलेशन को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। इसका ऑपोजिट एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में डिक्रीज से दूसरे कॉम्प्लीमेंट गुड के क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डिमांड डायनामिक्स को चीज़ फर्दर क्लैरिफाई करती है। अब नेक्स्ट इलास्टिसिटी पे चलते हैं, दैट इज़ अब देखते हैं एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, जो मार्केटिंग एफर्ट्स के डिमांड पे इम्पैक्ट को मेजर करती है। ये एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज के इफेक्टिवनेस को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी डिमांड के रिस्पॉन्सिवनेस को एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर के चेंजेस के अगेंस्ट मेजर करती है। ये बताती है कि मार्केटिंग बजट के चेंजेस से डिमांड कैसे शिफ्ट होती है। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी के फॉर्मूला की बात करें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। ये परसेंटेज चेंजेस के थ्रू एडवर्टाइजिंग के इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करती है, जो मार्केटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है, ROI के लिए। ठीक है, अब आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, इन इलास्टिक डिमांड सॉल्ट की, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। देखो, सॉल्ट को मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड वाला गुड माना जाता है। इसका मतलब है कि इसके डिमांड पे प्राइस चेंजेस का मिनिमल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये एक इसेंशियल नेसेसिटी है। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अब ये फर्स्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन एक और देखो, प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू, उसका एक कंबाइंड क्वेश्चन है। देखो, जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है और टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कमोडिटी का डिमांड इनइलास्टिक है। ये प्राइस चेंजेस के लॉ रिस्पॉन्सिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है। इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट 1 से कम होता है। ये इनइलास्टिक डिमांड के मैथमेटिकल डेफिनेशन को हाईलाइट करते हैं, जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज प्राइस चेंजेस से प्रोपोर्शनेटली छोटा होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्सिवनेस को प्राइस चेंज के अगेंस्ट मेजर करती है। ये कंज्यूमर बिहेवियर के प्राइस सेंसिटिविटी को क्वांटिफाई करता है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट 1 से कम है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये इंडिकेट करता है कि डिमांड इनइलास्टिक है। इसका मतलब है कि प्राइस चेंजेस के क्वांटिटी डिमांडेड पे रिलेटिवली छोटा इम्पैक्ट ही होता है। समझ आ गया होगा, होप सो। इसका मतलब है कि प्राइस में चेंज का क्वांटिटी डिमांडेड पे रिलेटिवली छोटा इम्पैक्ट होता है और प्राइस बढ़ने पर TR इंक्रीज होता है। ये इनइलास्टिक डिमांड के रेवेन्यू डायनामिक्स को चीज़ क्लैरिफाई करती है। अब एक और थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इलास्टिक। डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इलास्टिक, ये क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। देखो, जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक होता है तो ये हाई रिस्पॉन्सिवनेस को प्राइस चेंजेस के अगेंस्ट इंडिकेट करता है। ये फर्म के प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए इंपॉर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। जब डिमांड इलास्टिक होता है, प्राइस में डिक्लाइन से क्वांटिटी डिमांडेड में प्रोपोर्शनेटली बड़ा परसेंटेज चेंज होता है। ये कंज्यूमर सेंसिटिविटी और डिमांड ग्रोथ के पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। इस केस में प्राइस में डिक्रीज से क्वांटिटी डिमांडेड में बड़ा इंक्रीज होता है, जो TR को इंक्रीज करता है। ये इलास्टिक डिमांड के पॉजिटिव रेवेन्यू इम्पैक्ट को चीज़ एम्फेसाइज करती है। अब एक चौथा क्वेश्चन है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड TR। ठीक है जी, प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच रिलेशनशिप प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कोफिशिएंट E से डिस्क्राइब होती है। ये इलास्टिसिटी के डिफरेंट सिनेरियोज के रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस को आउटलाइन करता है।
जब E इज इक्वल टू 0 होता है डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। इसका मतलब है कि प्राइस चेंजेस के क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये बेसिकली ना, रुको मैं आपको ना एक इसकी स्लाइड भी है वो शो करता हूँ, रुको, उससे आपको और समझ आएगा। ये देखो, इसमें हमने E इज इक्वल टू 0 या अकेला E0 ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राइस में चेंज से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता। ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के एक्सट्रीम नेचर को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। इसके रिजल्ट में प्राइस इंक्रीज से TR इंक्रीज होता है, जबकि प्राइस डिक्रीज से टोटल रेवेन्यू घटता है। ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के रेवेन्यू डायनामिक्स को ये चीज़ क्लैरिफाई करती है। जब E इक्वल टू 1 होता है डिमांड यूनिट इलास्टिक होती है। इसका मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज चेंजेस इक्वल होते हैं। इस केस में प्राइस में चेंज से क्वांटिटी डिमांडेड में इक्वलेंट परसेंटेज चेंज होता है। ये बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिवनेस को हाईलाइट करता है। जब प्राइस बढ़ता है तो TR सेम रहता है और जब प्राइस घटता है तो TR भी सेम रहता है। ये यूनिट इलास्टिक डिमांड के न्यूट्रल रेवेन्यू इम्पैक्ट को चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। जब E 1 से कम होता है डिमांड इनइलास्टिक होती है। इसका मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज प्राइस चेंज से प्रोपोर्शनेटली छोटा है। इसका मतलब कि प्राइस में चेंजेस से क्वांटिटी डिमांडेड में प्रोपोर्शनेटली छोटा चेंज होता है। ये इनइलास्टिक डिमांड के लो रिस्पॉन्सिवनेस को हाईलाइट करता है। इस सिनेरियो में प्राइस इंक्रीज से TR इंक्रीज होता है, जबकि प्राइस डिक्रीज से TR घटता है, लेकिन प्राइस चेंजेस से कम एक्सटेंट तक। ये इनइलास्टिक डिमांड के रेवेन्यू बिहेवियर को क्लैरिफाई करता है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको अब हम करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन की, जो इनकम चेंजेस के पेट्रोल डिमांड पे इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं। ये स्पेसिफिक केस स्टडी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हाईलाइट करेगी। देखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गुड या सर्विस के डिमांड के सेंसिटिविटी को इनकम चेंज के अगेंस्ट मेजर करता है। यह परचेजिंग पावर के डिमांड पे इन्फ्लुएंस को क्वांटिफाई करता है। दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग जो पेपर में दिया गया था, एवरेज मंथली सैलरी 20,000 से 22,000 तक बढ़ती है, यानी 10% इंक्रीज, और पेट्रोल कंजम्पशन 150 लीटर से 165 लीटर तक बढ़ती है, यानी ये भी 10% इंक्रीज। सो कैलकुलेट करें। ये कैलकुलेशन प्रोसेस अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन के मैथमेटिकल फाउंडेशन को प्रोवाइड करता है। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये परसेंटेज चेंजेस के रेशियो के थ्रू इनकम इलास्टिसिटी को क्वांटिफाई करता है। पहला स्टेप है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट करना। ये डिमांड में चेंज को परसेंटेज फॉर्म में मेजर करता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का कैलकुलेशन है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो 100, यानी 165 में से 150 करो माइनस, उसको डिवाइड करो 150 इंटू 100 से। इसका जो आंसर आएगा वो आपको 10% वैल्यू देगा। ठीक है जी, ये क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज को क्वांटिफाई चीज़ करेगी। दूसरा स्टेप है परसेंटेज चेंज इन इनकम कैलकुलेट करना। ये इनकम में चेंज को परसेंटेज फॉर्म में मेजर करेगी चीज़। परसेंटेज चेंज इन इनकम का कैलकुलेशन है न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम इंटू 100, यानी जो 22,000 में से 20,000 कर दो माइनस डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, यानी उसका आंसर भी 10% आएगा। ये इनकम के चेंज को मैंने क्वांटिफाई किया है। अब तीसरा स्टेप है इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना। ये फाइनल इलास्टिसिटी वैल्यू को चीज़ डिराइव करेगी। इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट होती है 10, यानी ये 10% को, जो ये 10 है 10/10, ठीक है। जो इनकम में जो आपकी डिमांड में चेंज हुआ है, या और जो सेकंड है आपकी पेट्रोल कंजम्पशन, यानी पेट्रोल कंजम्पशन इज इक्वल टू डिमांड, और दूसरी आपकी इनकम। इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक इंडिकेट करता है ये फॉर्मूला, जिसका मतलब है कि पेट्रोल का डिमांड इनकम के साथ प्रोपोर्शनली बढ़ता है। ये बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिवनेस को चीज़ हाईलाइट करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में पेट्रोल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नेसेसिटी है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम के साथ लाइन में बढ़ती है,
ये पेट्रोल के एसेंशियल नेचर को चीज़ हाईलाइट करती है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेजरमेंट मेथड्स जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के डिफरेंट अप्रोचेस को आउटलाइन करते हैं। ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो डिमांड एनालिसिस को प्रिसाइज बनाते हैं। पहला मेथड परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का एक कॉमन अप्रोच है जो परसेंटेज चेंजेस के यूज़ करता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और वाइडली यूज्ड मेथड है। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, उसको सारे को डिवाइड कर दो डेल्टा पी बाय पी, जहाँ डेल्टा क्यू क्वांटिटी में चेंज है और डेल्टा पी प्राइस में चेंज है। ये रिलेटिव चेंजेस को डिवाइड करके इलास्टिसिटी को मेजर करता है। टोटल आउटले मेथड हमारा जो सेकंड मेथड है, इलास्टिसिटी को टोटल एक्सपेंडिचर के थ्रू मेजर करता है। ये रेवेन्यू बिहेवियर के बेसिस पे इलास्टिसिटी को क्लासीफाई करता है। डिमांड इलास्टिक होती है अगर टोटल एक्सपेंडिचर यानी पी इंटू क्यू प्राइस के साथ इन्वर्सली चेंज करता है। इसका मतलब है कि प्राइस घटने पर एक्सपेंडिचर बढ़ता है और वाइस वर्सा। डिमांड इनइलास्टिक होती है अगर टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के सेम डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों एक साथ बढ़ते या घटते हैं। अब आगे आता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। स्मॉल चेंजेस के लिए इलास्टिसिटी को मेजर करता है डिमांड कर्व के स्पेसिफिक पॉइंट पे। ये प्रिसाइज और लोकलाइज्ड एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। पॉइंट इलास्टिसिटी और डिमांड कर्व पे छोटे चेंजेस के लिए यूज़ होता है। ये माइक्रो लेवल रिस्पॉन्सिवनेस को कैप्चर करते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करता है ताकि स्मॉल चेंजेस के एग्जैक्ट इम्पैक्ट को मेजर किया जा सके। होप सो ये आपको क्लियर है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अब करने जा रहे हैं। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईपी मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड को इंडिकेट करता है। ये हाई रिस्पॉन्सिवनेस को प्राइस चेंजेस के अगेंस्ट हाईलाइट करता है। जब ईपी मॉड्यूलस 1 से ज़्यादा होता है ये कंफर्म करता है कि डिमांड इलास्टिक है। इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस चेंजेस के लिए हाईली सेंसिटिव है। यानी उन्होंने जस्ट आपको ईपी मॉड्यूलस इसके रिगार्डिंग पूछा था। ठीक है जी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्सिवनेस को प्राइस चेंजेस के अगेंस्ट मेजर करती है। ये कंज्यूमर बिहेवियर के प्राइस सेंसिटिविटी को क्वांटिफाई करता है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा यानी ये इंप्लाई करता है कि डिमांड इलास्टिक है। ये हाई रिस्पॉन्सिवनेस और सिग्निफिकेंट डिमांड चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। इस केस में प्राइस में डिक्रीज से क्वांटिटी डिमांडेड में प्रोपोर्शनेटली बड़ा इंक्रीज होता है जो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज का रिजल्ट देता है। ये इलास्टिक डिमांड के रेवेन्यू बेनिफिट्स को चीज़ हाईलाइट करती है। प्राइस में डिक्लाइन के लिए टीआर इंक्रीज होता है अगर डिमांड इलास्टिक है। ये क्वांटिटी डिमांडेड के लार्ज रिस्पॉन्स की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ को एम्फेसाइज करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड के रिस्पॉन्सिवनेस को प्राइस चेंजेस के अगेंस्ट मेजर करती है। ये जो आपको पता है ये प्राइस सेंसिटिविटी के कोर कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करता है। देखो जब डिमांड इलास्टिक होती है प्राइस में डिक्रीज से क्वांटिटी डिमांडेड में प्रोपोर्शनेटली बड़ा इंक्रीज होता है। ये हाई कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस को चीज़ हाईलाइट करती है। इसके रिजल्ट में क्वांटिटी में इंक्रीज प्राइस डिक्रीजेस को कॉम्पनसेट करता है जो ओवरऑल टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज देता है। ये इलास्टिक डिमांड के पॉजिटिव रेवेन्यू इम्पैक्ट को क्लैरिफाई करता है। मैथमेटिकली अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा है तो डिमांड इलास्टिक मानी जाती है। ये इलास्टिसिटी के मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड को ये चीज़ डिफाइन करती है। इस केस में प्राइस डिक्रीज से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होती है जिसका मतलब है कि क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज प्राइस के परसेंटेज चेंज से बड़ा होता है। ये इलास्टिक डिमांड के डायनामिक्स को क्वांटिफाई करता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस में प्राइस में डिक्रीज से क्वांटिटी डिमांडेड में लार्जर परसेंटेज इंक्रीज होता है जो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज देता है। ये रेवेन्यू ग्रोथ के मैकेनिज्म को क्लैरिफाई करता है। ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक थी क्योंकि लोअर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज प्राइस डिक्रीज से रेवेन्यू पर यूनिट के रिडक्शन को आउटवे करता है। ये इलास्टिक डिमांड के रेवेन्यू डायनामिक्स को चीज़ एक्सप्लेन करती है। इलास्टिक डिमांड इंडिकेट करती है कि कंज्यूमर्स प्राइस चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं और लोअर प्राइसेस पर लार्जर क्वांटिटीज़ परचेज करने के लिए ज़्यादा लाइकली होते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर के प्राइस सेंसिटिविटी को हाईलाइट करता है।
अब एक और आपको टॉपिक करवाना है इलास्टिसिटी क्लासिफिकेशंस। वैसे तो ये कर लिया, एक बार फिर करवा देता हूँ। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फॉर्म में है। देखो, इनकम इलास्टिसिटी जो यूनिटी से कम है सुपीरियर गुड्स को इंडिकेट करती है। ये गुड्स के डिमांड इनकम के साथ इंक्रीज होता है लेकिन प्रोपोर्शनेटली कम। ये बेसिकली ना क्लासिफिकेशन में मैचिंग का क्वेश्चन था। उन्होंने आपको डिस्क्रिप्शंस दी थी और मैच करना था, उसमें ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट करवा दिया। क्रॉस इलास्टिसिटी जो यूनिटी से कम है कॉम्पिटिटिव गुड्स यानी सब्स्टिट्यूट्स को इंडिकेट करती है। ये बताता है कि एक गुड के प्राइस चेंज का दूसरे गुड के डिमांड पे मॉडरेट इम्पैक्ट होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी जो जीरो से कम है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को इंडिकेट करता है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है जहां एक गुड के प्राइस इंक्रीज से दूसरे का डिमांड घटता है। इनकम इलास्टिसिटी जो जीरो से कम है इन्फीरियर गुड्स को इंडिकेट करती है। ये बताती है कि इनकम बढ़ने पर इन गुड्स का डिमांड घटता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का एक अप्रोच है जो डिमांड कर्व के लार्जर सेगमेंट के लिए यूज होता है। ये सिग्निफिकेंट चेंजेस के एनालिसिस के लिए सूटेबल है। आर्क इलास्टिसिटी डिमांड कर्व के एक सेगमेंट पे लार्ज चेंजेस के लिए यूज होती है। ये ब्रॉडर प्राइस और क्वांटिटी चेंजेस के रिस्पॉन्सिवनेस को कैप्चर करती है। आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है Q2 माइनस Q1, उसको डिवाइड किया जाता है Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 से। फिर इस सारे को डिवाइड किया जाता है P2 माइनस P1, उसको फिर डिवाइड किया जाता है P2 प्लस P1 हाफ से। एक बार मैं लिख ही देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। ED आर्क के अंदर इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, उसको डिवाइड करना है Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 के साथ। फिर सारे को P2 माइनस P1, उसको डिवाइड करना है P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 से। ठीक है जी। ये एवरेज वैल्यूज़ का यूज़ करता है ताकि लार्ज चेंजेस की एक्यूरेट इलास्टिसिटी मेजर हो सके। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी, अब बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाले की डिटर्मिनेंट्स को आउटलाइन अब करेंगे हम। ये डिमांड रिस्पॉन्सिवनेस के अंडरलाइन ड्राइवर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी प्राइस इलास्टिसिटी को इंक्रीज करती है। ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होने से कंज्यूमर्स इजीली अल्टरनेटिव्स की तरफ स्विच कर सकते हैं जिससे डिमांड ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होती है। सेकंड, नेसेसिटीज इनइलास्टिक होती हैं जबकि लग्जरीज इलास्टिक होती हैं। नेसेसिटीज का डिमांड प्राइस चेंजेस से कम अफेक्ट होता है लेकिन लग्जरीज का डिमांड हाईली प्राइस सेंसिटिव होता है। फिर आते हैं गुड्स जो इनकम का लार्ज शेयर कंज्यूम करते हैं इलास्टिक होते हैं। ये हाई फाइनेंशियल इम्पैक्ट की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर को ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव बनाते हैं। फिर आता है लॉन्ग रन में डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है। कंज्यूमर्स को टाइम मिलता है अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने और बिहेवियर को एडजस्ट करने के लिए जो इलास्टिसिटी को चीज़ इंक्रीज करती है। होप सो ये आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। ये सेक्शन AR और MR के डेफिनेशंस और कोर कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है जो फर्म के प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन के लिए फाउंडेशनल हैं। ये कॉन्सेप्ट्स रेवेन्यू डायनामिक्स को समझने और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। ER स्टार्ट करते हैं। ER यानी एवरेज रेवेन्यू हर यूनिट सोल्ड से मिलने वाला रेवेन्यू है जो टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। ये मैट्रिक फर्म्स को पर यूनिट रेवेन्यू का आइडिया देता है जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के लिए ज़रूरी है। अक्सर केसेस में ER प्राइस के इक्वल होता है क्योंकि ER हर यूनिट से रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है और मार्केट में प्राइस ही वो अमाउंट है जो कंज्यूमर पे करता है। इसीलिए AR और प्राइस टिपिकली सेम होते हैं। ER का फॉर्मूला है ER इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई Q। यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके पर यूनिट रेवेन्यू को क्वांटिफाई करता है जो रेवेन्यू एनालिसिस के लिए सिंपल और इफेक्टिव टूल है। मार्जिनल रेवेन्यू एक एडिशनल यूनिट सेल करने से मिलने वाला एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। ये फर्म्स को बताता है कि एक और यूनिट बेचने का रेवेन्यू पे क्या इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट होगा।
जो आउटपुट डिसीजंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। एमआर का फॉर्मूला है डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ये टोटल रेवेन्यू में चेंज को क्वांटिटी में चेंज से डिवाइड करके एडिशनल रेवेन्यू को मेजर करता है, प्रोवाइडिंग अ प्रिसाइज मेट्रिक फॉर रेवेन्यू इंक्रीमेंट्स। एआर और एमआर का इकोनॉमिक बेसिस ये है कि ये प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन के लिए क्रिटिकल हैं, क्योंकि फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं जहां एमआर इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है, जहां रेवेन्यू और कॉस्ट का बैलेंस ऑप्टिमल आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ईआर एमआर रिलेशनशिप्स अक्रॉस मार्केट स्ट्रक्चर्स के। जो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में ईआर और एमआर के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं, ये मार्केट टाइप के हिसाब से रेवेन्यू बिहेवियर को समझने के लिए ज़रूरी है। ये भी एक कह लो कि आपका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहां ईआर और एमआर के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सेक्शन इस मार्केट के रेवेन्यू डायनामिक्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में ईआर इक्वल होता है एमआर के और दोनों प्राइस के इक्वल होते हैं, क्योंकि फर्म्स प्राइस टेकर्स होते हैं, यानी फर्म्स मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते और हर यूनिट का रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि फर्म्स किसी भी क्वांटिटी को मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हैं बिना प्राइस चेंज किए। मोनोपोली की अगर बात करें, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन एक दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर हैं जहां एआर और एमआर का रिलेशनशिप अलग होता है। रेवेन्यू बिहेवियर को अब डिटेल में हम इसमें देखते हैं। देखो, मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन में एआर हमेशा एमआर से ज़्यादा होता है, क्योंकि फर्म्स को ज़्यादा यूनिट सेल करने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है। ये मार्केट पावर के इम्पैक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है और एमआर एआर से ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन करती है, क्योंकि प्राइस कम करने से टीआर पे ड्यूअल इफेक्ट होता है, क्वांटिटी इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज का। इसीलिए एमआर कर्व्स चीपर होती हैं। एमआर कर्व हमेशा एआर यानी डिमांड कर्व के नीचे होती है, जो मोनोपोली में प्राइस रिडक्शन की इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है, जो एआर से कम होता है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशंस इन प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजंस, जो एआर और एमआर के प्रैक्टिकल यूसेस को प्राइसिंग और आउटपुट स्ट्रेटजीज में एक्सप्लोर करते हैं। ये बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल इंसाइट्स देते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए फर्म्स वो आउटपुट सेट करती हैं जहां एमआर इक्वल होता है एमसी के, यानी मार्जिनल कॉस्ट के। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट इंश्योर करता है कि फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें, बैलेंसिंग रेवेन्यू और कॉस्ट। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज सेक्शन एआर और एमआर के बेसिस पे डिफरेंट डिमांड कंडीशंस के लिए प्राइसिंग अप्रोचेस को डिस्कस करता है, लाइक जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे मेंशन किया है। ये इलास्टिसिटी के साथ रेवेन्यू आउटकम्स को भी लिंक करता है। देखो, इलास्टिक डिमांड, यानी यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे वैसे दिया भी हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये रहा। प्राइस कम करने से टीआर इंक्रीज होता है, क्योंकि एमआर पॉजिटिव होता है। ये बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड का बड़ा इंक्रीज प्राइस रिडक्शन के लॉस को कॉम्पेंसेट करता है। इन इलास्टिक डिमांड में ईडी लेस देन 1, प्राइस बढ़ने से टीआर इंक्रीज होता है, क्योंकि एमआर नेगेटिव होता है। ये इंडिकेट करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड का छोटा डिक्रीज प्राइस इंक्रीज के रेवेन्यू गेन को ऑफसेट नहीं करता। मार्केट एनालिसिस में एआर एमआर रिलेशनशिप को समझना मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स में फर्म्स को डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग सेट करने में मदद करता है। ये डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स के लिए टेलर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को इनेबल करता है, जिससे रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का सेशन यहीं पे हम करते हैं फिनिश। जितने टॉपिक्स कराए हैं होप सो आपको क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट है तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। 2 यूनिट्स कंप्लीट है, यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स चल रही है। इवन रिवीजन सीरीज भी हमारी चल रही है यूट्यूब पे। पेपर 1 की क्लासेस भी चल रही है, यानी कह लो ओवरऑल पैकेज यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अच्छे से तैयारी करो, डेली बेसिस पे क्लासेस को वॉच करो। एक ही हमारा टारगेट है, हमने जीआरएफ को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना है। यूजीसी नेट ऑटोमेटिकली उसमें आपका हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखो, कोई
अकेली बुक नहीं है आप जिस पे रिलाई कर सकते हो। नोट्स बनाओ, शॉर्ट में नोट्स बनाओ, चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि पेपर के टाइम में रिवीजन के लिए नोट्स आपको हेल्प करेंगे। बहुत टाइम पड़ा है, अभी जस्ट हमारा सितंबर चल रहा है, ठीक है जी। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, अभी 2-2.5 महीने पड़े हैं, सारा सिलेबस हो जाएगा ईजिली। सो नोट्स बनाते रहो, तैयारी करते रहो। करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।